रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। मन की आंखों से कार्यक्रम में जैसे आप सभी को पता है कि हम दिव्यांग साथियों की जीवन की कहानियों को आप सभी के सामने लेके आते हैं। तो आज इस श्रृंखला में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। जब भी हम महिलाओं की या बालिकाओं की बातचीत करते हैं, पढ़ाई क्यों जरूरत है, वैसे भी इसको तो बाहर जाना है, पराये घर का है, पराया धन है, इस तरीके के बहुत सारे हम कमेंट सुनते हैं। लड़कियों को पढ़ाना मतलब इतना जरूरत नहीं समझते हैं, और उसमें भी जब एक दिव्यांग लड़की है उसको कितने चैलेंजेस फेस करनी पड़ती होगी। तो इन सभी के बीच में जब वो पढ़ाई करने के साथ साथ अपना एक बेंचमार्क रिकॉर्ड करती है, तो वो कितनी सुंदर और बेहतरीन बात होगी। ऐसी प्रतिभा और इतनी कॉन्फिडेंस एक लड़की के अंदर होना या एक महिला के अंदर होना हमेशा ये दर्शाता है कि वो अपनी फैमिली को कितनी अच्छे संभालती होगी। आज हम सभी के बीच में है रिद्धि सोनी जी। आप राजपीपला इस शहर से हैं जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में आता है, और एक बहुत ही पॉपुलर शहर हम कह सकते हैं क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसी के नजदीक में है। तो ऐसी एक हिस्टोरिकल प्लेस में रहते हुए कुछ हिस्ट्री क्रिएट किए हुए ऐसी रिद्धि सोनी जी से आज हम मिलेंगे। रिद्धि जी, आपको रेडियो मधुबन में मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, और रेडियो मधुबन सुनने वाले को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। जी थैंक यू सो मच, आपको भी नमस्कार। आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और हम सभी के साथ आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ आपको बातचीत करने के लिए आप निमंत्रण स्वीकार करके आ गए हैं। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, रिद्धि जी भी आवाज की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो रिद्धि जी, हम सबसे पहले आपकी वो कहानी जानना चाहेंगे कि कैसे आप रेडियो में काम करना शुरू किया और अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और रेडियो की एक एंकर रहते हुए आज आप रेडियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अवश्य। हुआ क्या कि हम सब फ्रेंड्स पहले बात किया करते थे स्काइप के माध्यम से। तो हम सब ने सोचा, क्योंकि जो दिव्यांग कम्युनिटी है इसमें होता क्या है कि है तो बहुत सारे दिव्यांग, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो स्कैटर्ड है, मतलब कोई एक जगह पर नहीं रहती, बिखरी हुई है जी। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे लोगों को ये प्रेरणा भी मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले कि दिव्यांगों के लिए कैसी कैसी फैसिलिटीज उपलब्ध है और क्या क्या चल रहा है वर्तमान समय में। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए सबने मिलके एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाया जो इंटरनेट के माध्यम से चलता है, रेडियो उड़ान करके। तो फिर मैंने सबसे पहले उसमें काम करना शुरू किया था, और फिर उसके बाद क्योंकि अब मैं एक ट्राइबल विस्तार में यानी कि आदि जाति के साथ काम कर रही हूँ, तो क्योंकि ये एरिया में इतना अच्छा नेटवर्क मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए अभी मैं वो रेडियो से नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने तकरीबन 3 साल उसमें काम किया। तो उसमें मैं कार्यक्रम पेश किया करती थी। जी। सो मैम, जब आप रेडियो उड़ान में काम करते थे तो किस प्रकार के कार्यक्रम आप करते थे और आपने कैसे ये रेडियो स्किल्स सीखा है? क्योंकि रेडियो में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं और माइक ऑन है, ऑफ है, फिर वो चालू है, आपकी आवाज श्रोताओं को पहुंच रही है, तो ये सब चीजें आप कैसे कर पाते थे? जी एक्चुअली मुझे एंकरिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब हमारे यहाँ गुजरात में मोदी जी सीएम थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था, मतलब शुरू किया था, वांचे गुजरात यानी कि पढ़े गुजरात जी। तो उस सिलसिले में मैंने उनके प्रोग्राम में एंकरिंग किया था। तो तब मुझे ट्रेनिंग मिली थी, उनके स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे उदय वैष्णव सर करके, तो उनके थ्रू मुझे थोड़ी ट्रेनिंग मिली हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर
टेक्नोलॉजी सीखना शुरू किया, क्योंकि लगा अब उसके बिना तो काम चल ही नहीं पाएगा। तो एक स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर ही आता है। तो फिर वो फ्रेंड्स की मदद से, यानी कि जैसे मैंने बताया कि और सारे फ्रेंड्स मिलके इसको चला रहे हैं, तो फ्रेंड्स की मदद से वो स्टूडियो नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया, और फिर उसमें कीबोर्ड की मदद से कुछ कुछ कमांड देने होते हैं, जैसे कि कंट्रोल एन करने से माइक्रोफोन ऑन ऑफ हो सकता है, फिर उसको आप चेंज करके कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 ऐसा करके गाना प्ले करना हो। जैसे कि 1 प्ले करेंगे तो पहले नंबर का गाना प्ले होगा, जो पहले से सेट करके रखना होता है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो कि गाना सेट करके नहीं रखना है, जैसे कि कभी किसी ने अचानक से फरमाइश कर दी, तो उस समय हम क्या करते थे कि जो भी गाने हम लोग रखते थे तो उसका नाम फिक्स रखते थे, ताकि वो जल्दी से मिल जाए। और क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऑन रखते थे, इसका फायदा एक ये होता था कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है या नहीं वो पता चलता था, क्योंकि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक स्टॉप हो जाता है तो उसका हम ये समझ लेते थे कि रिकॉर्डिंग होना कोई टेक्निकल खामी के कारण बंद हो चुका है। तो इस तरह से हम सब कुछ मैनेज करते थे। और इसमें हम 2 तरीके से काम चलाते थे, या तो प्री रिकॉर्डेड शो करते थे, जिसमें मैंने बताया कि इस तरह से गाने फिक्स रखते थे, या फिर लाइव शो करते थे, जिसमें मैंने बताया कि अगर अचानक से कोई पर्टिकुलर गाने की फरमाइश आए तो हम उस प्रकार से मैनेज करते थे। और मैं जो शो करती थी वो स्पेशली जो दिव्यांग लेडीज है उनको ध्यान में रखते हुए करती थी, कि उनको खास प्रकार की टिप्स देना, कि जैसे किचन में काम करना है तो कैसी कैसी सावधानियां रखनी चाहिए, या कैसी तरकीबें आजमाने से उनका काम और आसान हो सकता है, या फिर उनको ब्यूटी टिप्स देना, क्योंकि अच्छा लगना तो किसको अच्छा नहीं लगता, राइट। तो ब्यूटी टिप्स तरह तरह के देना, हेल्थ टिप्स देना, क्योंकि हेल्दी रहना भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड जो होते हैं तो उनके साथ ये एक दिक्कत आती है कि जब वो प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि हम वॉकिंग के लिए कैसे जाए, तो फिर भी वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, इस प्रकार की टिप्स मैं देती थी। फिर एक और मैंने शो किया था उसमें, तो उसमें मैं क्या करती थी कि पर्टिकुलर वर्ड ले लेती थी, कि मान लीजिए मैंने 10 शब्द लिए तो इसके अर्थ बताना, इसके वाक्य में किस प्रकार प्रयोजन होता है वो बताना, और उस प्रकार से एक प्रकार का होमवर्क तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गेम्स जैसे हम खेल सकते हैं, उस प्रकार से वो वर्ड्स को तोड़ जोड़कर कैसे नई नई चीजें बनाई जा सकती है, इस प्रकार का टास्क देती थी, ताकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी आए और नई चीजें सीख भी पाए। तो मैं इस प्रकार के प्रोग्राम्स किया करती थी उसमें। इट्स सो ब्यूटीफुल। लगता नहीं है कि हम मतलब एक नॉर्मल कंपेरर या रेडियो जॉकी जैसे होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। टेक्निकली थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिल जाता है कि उसको अलग तरीके से संभालने की या हैंडल करने की, तो फिर ऑलमोस्ट एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। तो जब आप दिव्यांगों के लिए शो करते थे, दिव्यांग महिलाओं के लिए, तो आपको ऐसे ही रिस्पॉन्स मिल जाता था उनसे? जी मैम, और मैं आपको ये कहना चाहूंगी, क्योंकि ये एक इंटरनेट रेडियो था, तो मुझे अदर कंट्रीज के लोगों से भी रिस्पॉन्स मिलता था, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। और क्योंकि जो वर्ड्स वाला शो किया था उसमें तो मुझे यूरोपियन कंट्रीज के लोगों से भी रिस्पॉन्स मिलता था, और कभी कभी तो खुद की गलती सुधारने के लिए भी वो लोग मुझे बता रहे थे कि तुम इसको ऐसे प्रेजेंट करो तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैंने उसमें सीखा भी बहुत। वेरी नाइस। तो आप हिंदी में करते थे या गुजराती में? मैं हिंदी में करती थी, क्योंकि हम लोगों का टारगेट ये रहता था कि मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचा जाए। जी, सही बात है।
और जब हिंदी में होता है तो मैक्सिमम इंडियंस कहीं पर भी है, हर कोई उस भाषा से कनेक्ट कर पाते हैं। रिद्धि जी, आपने क्या सिद्धि पाई है जीवन में? अभी मैं तो हमेशा मजाक में कहती हूँ कि मेरा नाम है रिद्धि, लेकिन सिद्धि पानी मुझे अभी भी बाकी है, क्योंकि हम कितना भी पाले हमारे लिए हमेशा ये कम ही रहता है। और खास करके मैं तो प्रोफेसर हूँ, तो हमेशा जिज्ञासु रहना ये बहुत आवश्यक है जी। तो ये रेडियो में काम करने के बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशली ट्राइबल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, क्योंकि ऐसा लगा कि इन लोगों को भी अपना एक कल्चर मिलना चाहिए। हालांकि इंक्लूसिव तो सब होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि इनको अलग कर देना, ये मकसद नहीं है। लेकिन हो क्या रहा था कि इनकी जो डायलेक्ट्स है, फिर इनकी जो हर्बल मेडिसिन है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे से लुप्त होती जा रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा, सरकार स्पेशली में, कि इनकी जो खास प्रकार की आर्ट है, जैसे कि बाम्बू आर्ट है, हर्बल मेडिसिन है, फिर वारली पेंटिंग है, पिथोरा पेंटिंग है, इस प्रकार की इनकी जो खास प्रकार की आर्ट कल्चर, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए कि जिसमें ये सब मेंटेन भी हो जाए और वो वर्ल्ड से इंक्लूसिव भी हो पाए। क्योंकि जब हम पेंटिंग ये सब लेते हैं तब हम बहुत सारे पैसे पे करते हैं, लेकिन जब लोकल पीपल से हम ये सब लेते हैं तो उनको इतनी कीमत नहीं मिल पाती, मतलब हम लोग नहीं देते हैं। इसलिए ये यूनिवर्सिटी की स्थापना की और फिर मैंने उसमें इंटरव्यू में अपियर किया, तो मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं सद्भागी हूँ कि मैं इन लोगों को ये सारी चीज़ों में हेल्पफुल हो रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो मैं उनको 2-3 प्रकार का इंग्लिश सिखाती हूँ। एक तो इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी का होता है करिकुलम में, तो वो तो मैं सिखाती ही हूँ। इसके अलावा मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हूँ एक सब्जेक्ट के तौर पर ही, ताकि ये सब चीज़ें वो लोग कंपटीशन में इस्तेमाल करें तो वो लोग इजीली सर्वाइव कर पाए। तो ये अभी मेरा टास्क है जी। मैम, कॉलेज का नाम क्या बताया आपने? ये यूनिवर्सिटी है बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, और फिर उसमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब भी मुझे पढ़ाना होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो वो मैं स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ कॉमर्स में भी पढ़ाती हूँ जी। मैम, जब हम टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बातचीत करते हैं तो ब्लैक बोर्ड और चॉक के बगैर हम एक टीचर को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो आप कैसे एंगेज करते हैं स्टूडेंट्स को, वो डाइवर्ट ना हो जाए, और हाउ डू यू टीच देम? मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरा इंग्लिश है तो मेरे लिए ये आसान हो जाता है कि मैं प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर लेती हूँ लैपटॉप को, और फिर जब मुझे ग्रामर या स्टोरी कुछ पढ़ाना हो तो मैं प्रोजेक्टर की हेल्प से उनको एंगेज करती हूँ। और क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती है, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ नाइटिंगेल के बारे में, तो नाइटिंगेल सिर्फ इमेजिन करना और देखना, उन दोनों में फर्क होता है। तो फिर मैं कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि पिक्ट्रो करके एक एप्लीकेशन आती है, तो उसमें मैं पहले से सर्च कर लेती हूँ कि नाइटिंगेल, तो मुझे जिस प्रकार के नाइटिंगेल की पिक्चर चाहिए उस प्रकार का मैं डिस्क्रिप्शन उसमें लिख देती हूँ सर्च बॉक्स में, तो मुझे उस प्रकार की पिक्चर्स मिल जाती है। तो उसमें से मैं प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके फिर उसको प्रोजेक्टर में दिखाती हूँ, ताकि वो लोग सब चीज़ों को रिलेट भी कर पाए। और फिर कभी कभी उन लोगों को भी मैं टास्क देती हूँ, जैसे कि मैं उनको कहती हूँ कि चलो हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, तो कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोला जाएगा। तो जैसे मैं उनको मजाक में कहती हूँ कि अगर आपको किसी को कहना है आई लव यू, तो आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहना पड़ेगा। जी।
तो फिर उन लोगों को याद रह जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं इस प्रकार से पूरा मैनेज करती हूँ। सो मैम, यूजुअली जब कॉलेज है और यंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना और वो ज़्यादा क्या बोलते हैं, शरारती भी बहुत होते हैं, एक लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है उनके अंदर। तो प्रोफेसर मतलब यू अंडरस्टैंड कि कॉलेज की एटमॉस्फेयर कैसे होती है, और वैसे में जब आप एक डिसेबिलिटी के साथ उनके साथ मिलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं या फिर कमेंट करना या फिर उसका मजाक बनाना, क्या रेस्पॉन्स रहता है? जी एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नया है। तो एक्चुअली क्योंकि ये ट्राइबल बच्चे हैं, तो इनकी एक खास बात ये होती है कि ये लोग क्या करते हैं कि बहुत सहमे सहमे से रहते हैं। जैसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और वो लोग हम लोगों को कम्प्लीटली डिफरेंट मानेंगे, क्योंकि उनकी पूरी लाइफस्टाइल अलग है, हम लोगों की पूरी अलग है। तो वो लोग हमको ऑलमोस्ट एलियन टाइप का ही मानेंगे, राइट? तो मेरे साथ होता ये था कि वो लोग मेरे लिए कोई कमेंट पास करते थे या शरारत करते थे, ये नहीं करते थे, लेकिन अच्छे से एंगेज नहीं होते थे। जैसे कि क्वेश्चंस पूछना, फिर अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसका रिस्पॉन्स करना, है ना? फिर मैंने क्या किया कि सोचा कि कैसे भी करके क्लास को एंगेज तो करना ही होगा। तो इसलिए मैंने उनको एक्टिविटीज देना शुरू किया कि चलो ऐसा नहीं है कि आपको विवेकानंद जी के लिए ही बोलना है या फिर आपको गांधी जी के लिए ही बोलना है, आपको तो कम्युनिकेट ही करना है ना। तो आपके पास जो बैठा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको उनके लिए क्या अच्छा या बुरा लगता है, उस विषय में बोलिए। तो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि हाँ ये तो हम कर पाते हैं। तो ऐसे करके वो लोग फिर धीरे धीरे एंगेज होना शुरू हो गए। और फिर ऐसा टाइम भी आने लगा कि कोई शब्द ऐसा है, क्योंकि मैं जानबूझ के ट्रांसलेट नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं तो उनको आदत हो जाएगी कि चलो हमेशा इंग्लिश टू गुजराती या इंग्लिश टू हिंदी की, क्योंकि भाषा तो उसी भाषा में पढ़ाया जाए तभी उसका एक खास आनंद होता है ना। तो कभी कभी मैं उनको इंग्लिश में बोलती हूँ कि ये शब्द को इस तरह से बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में एक्सप्लेन करके, तो वो खुद समझ के कहते हैं अच्छा ये शब्द तो हमारी डायलेक्ट में है लेकिन गुजराती में नहीं है। तो इस तरह से वो लोग अपनी डायलेक्ट के बारे में भी मुझे सिखाते हैं। जी जी जी। तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? उनका पर्टिकुलर डायलेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर भील कम्युनिटी डोमिनेटेड है, तो उनकी भील की तरह तरह की डायलेक्ट होती है। जैसे कि वो लोग कहते हैं राठवा, फिर कोंकणा, चौधरी, भील, उसमें भी अलग अलग प्रकार के डायलेक्ट्स होते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग अपना डायलेक्ट बोलते हैं। ओके। तो हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं आपके जीवन में, आपका बचपन और ये डिसेबिलिटी, ये सब चीजें कैसे रहा, और क्या आप बचपन से ही दृष्टिबाधित थे? जी एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा है। तो पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मतलब बाय बर्थ। और उसके बाद जब मैं छोटी सी थी, यानी कि 5-6 साल की, तो मेरी आंखें एकदम ही चमकने लगी, जैसे बिल्ली की आंखें अंधेरे में देखते हैं तो एकदम चमकती है, उस हिसाब से। जी। तो मेरे पेरेंट्स को एकदम अनयूजुअल लगा कि ये ऐसी आंखें तो कैसे हो सकती है। तो उन्होंने पीडियाट्रिशियन को दिखाया। तो पीडियाट्रिशियन ने कहा कि ये कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, तो आप किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट को ही दिखाइए। तो फिर जब दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए एनेस्थेसिया देके ही चेक करना पड़ेगा। और फिर एनेस्थेसिया देके जब सारे रिपोर्ट्स किए गए तो पता चला कि मुझे रेटिना का कैंसर है, जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। ओके। तो अब क्योंकि रेटिना तो ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है और लेंस से भी कनेक्टेड होता है,
तो फिर उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है, क्योंकि रेटिना तो दोनों आँख का एक ही होता है, मतलब आंखें दो होती है लेकिन रेटिना तो एक ही होता है। तो उन्होंने कहा कि हम कीमोथेरेपी से ये रेटिना को टोटली ब्रेन से डिटैच कर देते हैं और उसको बिल्कुल ही लेजर से जला देते हैं, ताकि ब्रेन का कोई कनेक्शन ही इसके साथ ना रहे और आगे स्प्रेड ना हो पाए। तो फिर उन्होंने ऑप्टिक नर्व्स है, फिर रेटिना है, इन सबको कीमोथेरेपी और लेजर के डोज दे दे के जला दिया ताकि वो पूरा डिटैच हो जाए और कोई कांटेक्ट ना रहे। तो इस तरह से मेरा विजन चला गया, क्योंकि अगर रेटिना को ऐसा ना करते तो धीरे धीरे वो ब्रेन में स्प्रेड होता और फिर ब्रेन थ्रू पूरे बॉडी पे स्प्रेड हो जाता। क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, मतलब मैं ये 20 साल पहले की बात कर रही हूँ अप्रोक्सीमेटली। अब तो डॉक्टर ने कहा कि अब अगर किसी को ये हो जाता है तो जितने पार्ट में स्प्रेड होता है उतना ही वो लोग सिर्फ विजन चला जाएगा, बाकी तो पूरा उसको रिकवर किया जा सकता है, यानी कि 80-85% विजन अब बचाया जा सकता है। ओके। सो उस समय फिर पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स क्या रिएक्ट किए थे? पेरेंट्स की क्या सिचुएशन थी? जी, नेचुरली ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। तो सबको यही लग रहा था कि मैं बिना आइस के कैसे मैनेज कर पाऊंगी। तो फिर सबने सर्च करना शुरू कर दिया कि कोई ना कोई तो ऐसा वे होगा ही कि जिससे कुछ ना कुछ किया जाए। तो हालांकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि चलो घर पे बिठा दिया, स्कूल में तो मेरा जाना शुरू रखा ही। और जो मेरे पेरेंट्स थे और टीचर्स थे वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम इसको हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाएंगे तो क्या पता उसको लिखना आ जाए। लेकिन फिर एक टीचर ने कहा कि इनके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, इनके स्पेशल टीचर आते हैं। तो क्योंकि गुजरात में एक स्कीम चलता था जिसको हम लोग कहते थे इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। तो उसमें जैसे एक टीचर होता है, स्पेशल टीचर हम लोग उनको कहते हैं, उनको 3-4 गांव असाइन किए जाते हैं कि वो गांव में जो बच्चा हो डिसेबल वो उसकी पास की स्कूल में ही जाएगा, लेकिन वो स्पेशल टीचर हफ्ते में 2 दिन जाएगा और जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है जैसे कि मोबिलिटी है, ओरिएंटेशन है, ब्रेल है, ये सब सिखाएंगे। और जो साइटेड टीचर्स हैं उनको भी बताएंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे कोऑपरेट करना है, ये सब बताएंगे तो वो लोग आसानी से पढ़ पाए। तो इस तरह से फिर मेरे टीचर्स ने कांटेक्ट किया और फिर मेरा भी नाम दर्ज करा दिया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो शाखा होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो फिर मेरे स्कूल में भी ऐसे टीचर आते थे और फिर मुझे ब्रेल सिखाया, मोबिलिटी सिखाई और टीचर्स को भी बताया कि मेरे साथ कैसे कॉप अप करना है। तो ऐसे मैंने फिर एजुकेशन लेना शुरू किया। तो उस टाइम पे आप राजपीपला में ही रहते थे? नहीं, तब मैं अहमदाबाद रहती थी। ओके। तो यूजुअली ये होता है कि गांव में ऐसा लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और उसमें भी जब दृष्टिबाधित हुए तो कभी ये नहीं कहा कि अभी इसको पढ़ा के क्या करना, अभी घर पे बिठा दो? मेरे में एक अच्छी बात थी कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे थे, मतलब मम्मी और पापा दोनों। और क्योंकि हमारा बिजनेस था, बेसिकली मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हम लोगों का खुद का बिजनेस होता है, क्योंकि सोनी यानी कि गोल्ड का बिजनेस होता है। तो एजुकेशन था ही, इसलिए उन्होंने सोचा कि पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, इसलिए कैसे भी करके पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो मेरे विषय में ये दिक्कत नहीं आई थी। तो जब आप पढ़ाई करते थे, जैसे सभी बच्चों को पूछते हैं बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते थे उस टाइम पे? तब मैं क्योंकि बहुत बोलती थी, इसलिए तब मैं कह रही थी कि मैं तो लॉयर बनूंगी और बहुत आर्ग्यूमेंट करूंगी। तो फिर कब शिफ्ट हुआ आपका लॉयर से टीचिंग प्रोफेशन में आना?
जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आपको हमेशा यंग रहना है और हमेशा जिज्ञासु बने रहना है तो टीचिंग फील्ड ही सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको नेचुरली बहुत पढ़ना पड़ेगा और आप यंगस्टर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो खुद भी यंग फील करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए टीचिंग फील्ड है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं और स्टूडेंट्स भी जब आपको क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके आंसर्स भी आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसलिए कंपल्सरी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये सोच के फिर मैंने ये प्रोफेशन चूज किया। जी, तो वैसे जब इंग्लिश की पढ़ाई के बारे में बातचीत करते हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो बुक्स तो उसमें फिक्स रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल होते हैं, साइंस, फिजिक्स, इसमें फिर भी एक अपग्रेडेशन या एडवांसमेंट या नए नए रिसर्चर्स ये सब चीज़ें होते हैं। तो फिर इंग्लिश तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है और जो शेक्सपियर की पोएट्री है, ये सभी चीज़ें तो स्टैंडर्डाइज्ड रहता है जो पढ़ाते हैं उसमें। तो इसमें आप अपने आप को अपग्रेडेड या फिर जो आपने कहा कि एक जिज्ञासा रहता है पढ़ने का, सीखने का, तो वो कैसे आपको होता है ये इंग्लिश में? जी, एक्चुअली क्या है कि जो लिटरेचर है वो बहुत वर्सेटाइल है। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर पोएम ले ली या फिर कोई ड्रामा ले लिया कि चलो उसमें तो इसका अर्थ यही निकलता है या उसका तो वही पर्टिकुलर अर्थ निकलता है, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये बात गलत है। आप जितनी बार एक ही पोएम ले लीजिए या एक ही ड्रामा ले लीजिए, हर बार उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे कि मैं एक बहुत ही सिंपल बात बताती हूँ कि जॉन डन की एक पोएम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस करके। तो पहले लोग सोचते थे कि ये तो जॉन डन ने उसकी किसी मिस्ट्रेस को एड्रेस करके उसकी तारीफ में ही लिखी गई है। जी। लेकिन आगे जाके जब पोस्ट कॉलोनियल स्टडी हुई तो पता चला कि उसमें एक लाइन है कि ओ माय न्यू अमेरिका, माय न्यू फाउंड लैंड। तो लोगों को लगा कि इसी में, इस लाइन से ही पता चलता है कि ब्रिटिशर्स के अंदर जो कॉलोनाइज करना, दूसरों को कॉलोनाइज करने की जो क्वालिटी है वो उनके माइंड में कितनी डीपली रूटेड थी, है ना। तो कभी कभी शब्दों से भी पता चलता है कि इंसान मन में क्या सोचता है और वो ये सारी चीजों को कैसे देखता है। क्योंकि जैसे वो लोग ही मानते थे ना कि उन्होंने ही अमेरिका को डिस्कवर किया है। मतलब जैसे कोलंबस गया था तो कोलंबस ने डिस्कवर किया है, ये माना गया। तो क्योंकि इन लोगों का यही नेचर रहता था कि हम लोग नई नई जगह को तलाश करें और उसको कॉलोनाइज करें, क्योंकि उनके विषय में तो कहा जाता था ना कि सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कहीं ना कहीं उनके माइंड में भी रहती थी कि वो लोग ये सब चीज को एज प्राइड देखते थे, न कि उसको बुरा मानते थे। तो ये सारी चीजों में भी अब जो अपग्रेड होना होता है तो वो होता है। और जब भी हम चीज बार बार पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं नयापन निकलता ही है। कि जैसे हैमलेट को पढ़ो तो अब भी ऐसा लगता है कि टू बी और नॉट टू बी, ये क्वेश्चन अब भी सारे यंगस्टर्स के मन में कहीं ना कहीं आता ही रहता है। सही बात है। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स, वो कितना रिसीव करते हैं इन सभी चीजों को? क्योंकि हम रेडियो मधुबन भी ऐसे ही ट्राइबल एरिया में ही ब्रॉडकास्ट होता है। तो जैसे आपने कहा कि उनकी कम्युनिकेशन इतना नहीं रहता है, मतलब इंटरैक्टिव नहीं होते हैं वो लोग, उनकी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो उन्होंने जब दुनिया को देखा नहीं है बाहर क्या हो रहा है, कई बार हम जब गांव में जाते हैं, माताओं से बातचीत करते हैं, आप कौन से देश में रहते हैं, तो उनको पता नहीं है देश क्या होता है, वही नहीं पता है उनको। बस वो अपने गांव में है, अपनी फैमिली को देख रहे, खेती कर रहे हैं, बस उससे ज्यादा वो नहीं समझते हैं। तो ऐसे में जो ये हैमलेट है या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये बहुत दूर की बातें हो जाते हैं। तो कैसे समझते हैं, उनको क्या लगता है जब ये सब चीजें सुनते हैं? तो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए एक ये भी था कि कुछ सिलेबस में जब ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था
तो उनको ये चीज नई नहीं लगती है, मतलब वो उन चीज को समस्या के तौर पर नहीं देखते हैं। वो लोग मानते हैं कि ये तो आम बात है, सबका होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसमें फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक ट्राइबल लिटरेचर, क्योंकि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ऐसा करके एक टॉपिक आता है, तो उसके थ्रू हमने एक ट्राइबल लिटरेचर करके एक टॉपिक और एक पूरा पेपर इंट्रोड्यूस किया। तो जिसमें जैसे महाश्वेता देवी है, फिर गोपीनाथ मुंडे है, ऐसे ऑथर्स को इंट्रोड्यूस करके उनको पहले अपने आप से रिलेट कराना शुरू किया कि जैसे एक जैसे मैंने बताया था ना कि वो लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जी। तो महाश्वेता देवी की एक कहानी थी जो हिंदी में इसका नाम है क्यों क्यों लड़की, और इंग्लिश में ये है वाई गर्ल। तो फिर मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि देखिए इसमें ये लड़की भी आपकी तरह ट्राइबल ही है, लेकिन देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछती है, तो इस पर से आप भी सीखिए और आप भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए। तो जैसे ये सब चीजों से वो लोग रिलेट कर लेते हैं कि वो लड़की जैसे ये शेव्स गोट्स इनको सबको ग्रेज कराने जाती है, फिर घर का भी सारा काम करना, अपने छोटे भाई बहनों को भी संभालना, तो ये सब चीजों से रिलेट कर करके फिर मैं उनको ये हैमलेट है, ओथेलो है, इन सब की और इनका ध्यान ले जाने की कोशिश करती हूँ कि कहीं ना कहीं जो आपके पापा है और या फिर आपकी माता जी है, इन सब के साथ आपके विचारों में कहीं ना कहीं तो गैप आ ही जाता है। क्या आप हमेशा ऐसा करते हैं कि आपके पापा की हर बात को मान लो या मम्मी की हर बात को मान लो? तो वो लोग कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने बोला कहीं ना कहीं तो आपको ये लगता ही है ना कि वो लोग जो कहते हैं और आपका जो विचार है वो भिन्न है, और आप कहीं ना कहीं उनको अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बोले हाँ ये तो सही है। मैंने बोला वही हम सबके अंदर हैमलेट का एक स्वरूप है, ये मान लीजिए। so sweet. जी थैंक यू। तो रिद्धि जी, जब आप इतनी अच्छे पढ़ाते हैं और उनके अंदर एक जागृति लेके आते हैं कि दुनिया क्या है, समझना ये सभी चीजें, आपको कभी ये नहीं लगता है कि आपके अंदर जो जिज्ञासा है सीखने का, समझने का, आप अभी ट्राइबल्स के बीच में रहते हुए आप अपनी अपग्रेडेशन या फिर अपनी तरीके का जो जीवन जीने का है उसको आप मिस करते हैं? जी मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग प्रकृति के ही संतान हैं, और हालांकि हम सब इन सब को विकास कहते हैं कि चलो बहुत बड़े बड़े रोड बन गए या बहुत आगे हो गए, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस ये सिर्फ खेती करके या जो ग्रीनरी है उसी को मेंटेन करके ही हमें आगे बढ़ना है। हमें दोनों चीजों को समान तौर पर लेके चलना है। ये बात मैं समझती हूँ और मैंने इन लोगों से ही समझा, और इसलिए ही जैसे कि मैं वर्ड्सवर्थ की एक पोएम पढ़ाती हूँ सॉलिटरी रीपर, तो मैं उन लोगों को कहती हूँ कि देखिए इसमें ये रीपर कैसा लोनलीनेस महसूस करती है। और मतलब क्योंकि उन लोगों के भी अपने अपने गाने होते हैं, जब रीपिंग के टाइम पर वो लोग गाते हैं तो वो लोग फिर अपने गाने बताते हैं और कहते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रकृति के लिए मैसेज है, और कहीं ना कहीं जो उनके गाने हैं उसी में ये सारा मैसेज छिपा रहता है कि इन सबको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे यही लगता था कि जो मैं कभी न सीख पाई ये मैंने यहाँ आकर सीखा। नहीं तो पहले मैं भी ये सोचती थी कि चलो अच्छी लाइफ जीने का अर्थ यही होता है कि बहुत अच्छी लाइफ हो, जैसे कि गाड़ी हो, हमारे पास ड्राइवर हो और सब लोग बहुत रिस्पेक्ट से बुलाते रहे। लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ इसी तरह से लाइफ हो वो इनफ नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, और जो जिसको मैं पुरानी नहीं कहूँगी, लेकिन जो हमने भुला दी है ऐसी बातों को भी याद करके हम लोग उसको आज जोड़ पाए। तो जो हम भूल गए हैं उसी को फिर से लौटाया जाए और उसी के साथ आगे बढ़ा जाए। उससे
बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं वो लोग हमसे बेहतर है और हमें उनसे कहीं सारा सीखना है। रिद्धि जी, मैं यहाँ पे आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहती हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। जैसे आप इतना भावनाओं को समझते हैं, प्रकृति और डेवलपमेंट क्या है, ये सभी चीजें, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है काश मुझे भी आंखें होते, मैं भी इस प्रकृति की सुंदरता को देख पाती? महसूस तो कर रहे हैं गांव में रहते हुए, लेकिन वो कलर्स को भी आप देख पाते? जी, मेरे लिए एक अच्छी बात यह है क्योंकि मुझे पहले दिखता था, इसलिए अगर कोई मुझे डिस्क्राइब करता है तो मैं उसको इमेजिन कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं इन लोगों के साथ ट्रैकिंग पर भी जाती हूँ तो वो लोग मुझे हाथ पकड़ पकड़ के दिखाते हैं कि ये देखिए मैडम, जब बाजरा होता है तो वो इस तरह से लगता है, या गेहूं है तो वो उस प्रकार से लगते हैं। और फिर मुझे कलर बताते हैं कि मैडम ये देखिए इसका बिल्कुल ऐसा कलर है। तो मैं इमेजिन करती हूँ और इस हिसाब से मुझे खुशी मिलती है ये सोच के कि ये ऐसा दिखता होगा। तो इसलिए मैं अच्छे से रिलेट कर लेती हूँ। तो आप कभी मिस नहीं करते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने पहले देखा हुआ है। और हाँ, अगर मैंने ना देखा हुआ होता तो मुझे कहीं ना कहीं ये रहता मन में कि अगर रंग है तो वो कैसे होते। लेकिन क्योंकि मैंने ये सब देखा है कि होराइजन कैसा होता है, कलर्स कैसे होते हैं, ये मैं महसूस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रिलेट इजीली कर पाती हूँ। जी, आप एक आरजे रह चुके हैं, तो जैसे आपने कहा कि आप महिलाओं को बहुत सारे टिप्स देते थे आपके शो में, तो आज मन की आंखों से शो के जरिए आप अपनी आरजे की अंदाज में हमारी श्रोताओं को जो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी, मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि ट्राई एंड ट्राई, वन डे यू विल फ्लाई, नेवर क्राई। जी, थैंक यू। नहीं, हम चाहते हैं कि आप जिस तरीके से आप अपनी शो के थ्रू महिलाओं के साथ कनेक्ट करते थे और उनको जैसे दिव्यांग महिलाओं के लिए खास करके आप टिप्स देते थे, वो अपनी रेडियो की स्टाइल में बताएंगे। अच्छा, उसमें तो मैं जैसे कि ऐसा कहती थी कि ऐसा तो कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकता कि हमें भी अपने आप को अपडेटेड रखना अच्छा न लगे। तो अगर आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो पिंपल्स से ना डरिए, क्योंकि पिंपल्स जो है वो तो यंग होने की निशानी होती है, ओल्ड पीपल को थोड़ी ना होता है। इसलिए अगर आपको हो भी जाते हैं तो इससे डरिए नहीं, बल्कि इसको अपना खुशनसीब ही मानिए। इस तरह से वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लिटरली आज मन की आंखों से आपने पिंपल्स को देखने के लिए हमें मजबूर किया है। दिस इज अ न्यू डायमेंशन। मैंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं रेडियो में इतने साल से काम करते हुए, ना कि मैंने कभी ऐसा सुना है किसी आरजे को इस तरीके से बोलते हुए। थैंक यू सो मच रिद्धि जी। और जाते जाते आप हमारी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज जो हम आपसे पूछ नहीं पाए, या फिर आप बताना चाहते हैं इस माध्यम से? जी, हालांकि मैं तो मैसेज देने के लिए अपने आप को बहुत छोटी मानती हूँ, लेकिन मैं एक चीज अवश्य ही कहना चाहूंगी कि कोई भी काम से हमें कभी थकना नहीं चाहिए, चाहे वो चीजें हमें रिपीटेडली भी क्यों न करनी पड़े। तो कभी भी हार मत मानिए। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार मानने का अर्थ ये है कि बस ये मुझसे नहीं हो सकता, सिर्फ यही हार मानना नहीं। लेकिन अगर जैसे कोई चीज नहीं आती है या नहीं हो पाती है तो उसको बार बार करने की कोशिश करें। एक बार तो आप सचमुच कर ही लेंगे, क्योंकि आपको हमेशा यही याद रखना चाहिए कि आई एम नॉट हैंडसम, लेकिन आई कैन गिव माई हैंड टू समवन। वंडरफुल, वंडरफुल। आरजे की जो क्या बोलते हैं खूबियां हैं, धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं। थैंक यू। तो गिवन ए चांस, आप फिर से आरजे बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि बोलना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है।
अच्छा है भगवान ने आपको टीचिंग प्रोफेशन दिया, एक जगह पे नहीं तो दूसरी जगह पे आप बोलते रह सकते हैं। डेफिनेटली। जी। सो आप अपनी लाइफ से कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये बात आप अपने आप को बहुत यूनिक बनाती है, मतलब रिद्धि इज दिस? जी, मेरे साथ हमेशा ही ये होता है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं इसको और बेहतर कर सकती हूँ, और इसलिए मैं वो चीज़ को बार बार करके उसको कैसे भी करके सीखने की कोशिश करती हूँ। और खास करके जब मुझे कोई ये कह दे कि ये तो नहीं तुमसे हो पाएगा, तो मैं यही कहती हूँ कि ये कौन सा रॉकेट साइंस है, मैं करके दिखाऊंगी। जी, ये बात मैंने बहुत सारी दिव्यांग महिलाओं के साथ भी सुना है कि जब भी कोई बोलते थे कि आप नहीं कर सकते हैं तो फिर वो उसको जरूर करके दिखाती थी। तो इंसान के अंदर ये जज्बा और जुनून होना बहुत जरूरी है, तभी फिर वो जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। एग्जैक्टली। और वही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बन जाता है। जी, आपके लिए इंस्पिरेशन बन जाता है और आप किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। थैंक यू सो मच रिद्धि जी, और हम आशा करते हैं आप अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करें बहुत जल्दी, और भी बहुत सारे लोगों को आप इंस्पिरेशन देते रहे। और आज हमारे शो में आए, बहुत सारी टिप्स दिया और बहुत सारी चटपटी बातें भी बताई, और अपनी आरजे की अंदाज में हम सभी को बहलाया भी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच, मुझे भी ये मौका देने के लिए कि मैं सबके साथ इंटरेक्शन कर पाऊँ, और मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे रिद्धि सोनी जी राजपीपला से, मन की आंखों से इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े और अपनी जीवन कहानी और अपने विचारों को हम सभी के साथ शेयर किया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ इसी कार्यक्रम में इसी बात। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।